अच्छा बेटा, ये आप लोग जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन अपने पास लिख लें, ठीक है। ये देखें, क्या लिखा है मैंने, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर आपके पास 6 है। टॉपिक जो है ना क्या लिखा है आपके सामने, काजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, काजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपको लिखवाया था मैंने, व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड। और बेटा आपको मैंने पहले ही कह दिया है कि जो है ना आज आपका जो लेक्चर होगा उसके लिए आप अपने पास रजिस्टर रखें, ताकि जो चीज मैं आपको लिखवाता जाऊं वो आप लोग अपने पास जो है ना लिख लें। अब इस सवाल का जो आंसर है ना, वह एटम्स फॉर्म बॉन्ड, एटम जो है ना बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो उसका आंसर क्या है आपके पास, द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, the atoms of all elements except noble gases form bonds by losing electron, by gaining electron, and by sharing electron to become stable, to become stable। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, actually the atoms which have incomplete valence shell want to attain the electronic configuration of noble gases to follow the duplet rule or octet rule, to follow the duplet rule or octet rule। तो ये बेटा आपके पास क्या है, इसका प्रॉपर आंसर है, ये आप लोग अपने पास लिख लें। देखें, वो वाले एलिमेंट्स जिनका आखिरी शेल या वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे, या आप कह सकते हैं कि जो डुप्लेट रूल को और ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद अदर एटम्स। क्यों इस तरह का वो काम कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है या इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, क्योंकि वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, जो कि क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, स्टेबल गैसेस कहलाती हैं। उसके बाद आप लोग इसी हेडिंग में से नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे वो कौन सा है आपके पास, वो है why noble gases are called inert gases, या क्या है आपके पास नॉन रिएक्टिव गैसेस, या क्या है नॉन रिएक्टिव गैसेस। why noble gases तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, देखिए, द नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। जो नोबल गैसेस होती हैं, दीज गैसेस डोंट लूज गेन्स इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम टू फॉर्म बॉन्ड। ये वाली गैसेस जो होती हैं, ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं, ना किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं। इसलिए आगे आप लोग क्या लिखेंगे, that's why these gases are called inert gases, are called inert gases or non-reactive gases, non-reactive gases। in noble gases include helium, neon, argon, krypton and xenon। ठीक है बेटा, जो आपके पास नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस, इनके अंदर कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं आपके पास, है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, और क्या है, जीनॉन है। अब यहां पर नेक्स्ट लिखेंगे एक्सेप्ट हीलियम, द इलेक्ट्रॉनिक configuration of all
other noble gases is given by as follows। वो कौन सी है आपके पास बेटा? ये NS2NP6, ठीक है ना। जो हीलियम है उसके अलावा बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कौन से पैटर्न को फॉलो कर रही होती है? वो NS2NP6 पैटर्न को क्या कर रही होती है? फॉलो कर रही होती है, N2NP6। तो याद रखना है, देखें ये लिख दिया है मैंने आपके सामने, एक्सेप्ट हीलियम the electronic configuration of all other noble gases is given by as follows NS2NP6। जो आपके पास NS2 है ये यूं समझ लें पहले शेल में N जो है ना शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और S जो है सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह नेक्स्ट जो है ना N जो है वो शेल नंबर को और P जो है वो दूसरे सब शेल को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेटा इस शॉर्ट क्वेश्चन का आपके पास जो प्रॉपर आंसर है वो यहां तक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आता है? इसी हेडिंग में से सवाल आता है, वो सवाल है आपके पास डिफाइन डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग, डिफाइन डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। डिफाइन डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। तो इसमें से सबसे पहले आप लोग करेंगे, ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डुप्लेट रूल। अब डुप्लेट रूल की डेफिनेशन क्या करेंगे? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम of element to attain maximum of two electrons in their valence shell is called duplet rule, क्या लिखा है मैंने आपके सामने? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू अटेन मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल बाई, इसको लिख दें आप लोग ऐसे, थोड़ा सा ये इसी डेफिनेशन को बढ़ा लें। The tendency of an atom of element to attain maximum of two electrons by gaining electron, ये करेक्ट कर ले बेटा आप लोग, by gaining electrons by losing electrons and by sharing electrons in their valence shell is called duplet rule। ठीक है बेटा, देखें क्या लिखा है आपके सामने मैंने, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट to attain maximum of two electrons by gaining electrons, by losing electron and by sharing electron in their valence shell is called duplet rule। ये इसकी आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है। क्या लिखा है मैंने आपके सामने? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट to attain maximum of two electrons by gaining electron, by losing electron and by sharing electron
in their valence shell is called a duplet rule, is called duplet rule। अब इसकी बेटा आपको एग्जांपल मैं एक दे देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, आपके पास 1 है। अब इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 और ये 2s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके जब हम शेल ड्रा करते हैं, पहले शेल में देखिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे शेल में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखिए इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और इस शेल को फिर अपना आखिरी शेल बना के डुप्लेट रूल को फॉलो करके स्टेबल हो जाए, या दूसरा रास्ता ये है कि ये क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे और इस शेल को अपना वैलेंस शेल बना के ऑक्टेट रूल को फॉलो करके क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो कौन सा आसान रास्ता है, 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करना। तो देखिए अब आपके पास ये लिथियम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ये Li पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट हो गया है और साथ ही आपने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है, शो कर देना है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आखिरी शेल में से, तो ये शेल भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा यहां से। ठीक है बेटा। अब देखिए इसका जो वैलेंस शेल है वो ये वाला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये डुप्लेट रूल को फॉलो करके क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। और किस गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने हासिल कर ली है, हीलियम नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने हासिल कर ली है। तो बेटा इस तरह का जो रूल है ना, जिसमें कोई एलिमेंट अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करे चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, या गलत है डुप्लेट रूल। उसके बाद दूसरा कौन सा है आपके पास, इसी का ऑक्टेट रूल। कौन सा, ऑक्टेट रूल। वो भी यहां पर लिख देता हूं मैं आपके सामने, ऑक्टेट रूल। अब इसकी भी डेफिनेशन आप लोग अपने पास सेव कर लें। द टेंडेंसी of an atom of element to attain maximum of 2 electrons, maximum of 8 electrons, sorry, maximum of 8 electron, क्योंकि ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स by losing electron, by gaining electrons, and by sharing electron in their valence shell is called octet rule, is called octet rule। क्या लिखा है बेटा आपके सामने, मैंने ये डेफिनेशन देखें। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू अटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन by losing electrons, by gaining electron, and by sharing electron in their valence shell is called octet rule, is called octet rule। एक मरतबा दोबारा सुन लें आप लोग। The tendency of an atom of element to attain maximum of 2 electrons in their valence shell by gaining electron, by losing electron, and by sharing electron is called octet rule। अब बेटा इसकी एग्जांपल पे गौर करना है आप लोगों ने। देखिए इसमें आपने जो एग्जांपल लिखनी है वो किसकी लिख देनी है, वो एग्जांपल आपने लिखनी है सोडियम की। किसकी, सोडियम की। तो सोडियम के केस में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सोडियम क्या कर देगा, लूज कर देगा, और किस गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा, नियान की। कैसे, देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपके सामने 11, ये लिख दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1 हो जाएगा। अगर आप शेल ड्रा करते हैं, देखें
ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल है जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, तीसरा शेल जिसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। आप देखें इसके पास भी दो रास्ते हैं, या तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में मौजूद है उसको लूज करे और दूसरे शेल को अपना वैलेंस शेल बना के ऑक्टेट रूल को फॉलो करके क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। या दूसरा इसके पास रास्ता कौन सा है, तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, 7 इलेक्ट्रॉन और गेन करे, तीसरे शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और तीसरे शेल को अपना आखिरी शेल या वैलेंस शेल बना के ऑक्टेट रूल को फॉलो करके क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो कौन सा आसान रास्ता है, एक इलेक्ट्रॉन का लूज करना या 7 इलेक्ट्रॉन का गेन करना? तो ये क्या करेगा, जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका अब जो तीसरा शेल होगा वो भी डिसअपेयर हो जाएगा, यहां से ये खत्म हो जाएगा। अब जो दूसरा शेल है वो इसका वैलेंस शेल बन जाएगा या आखिरी शेल बन जाएगा, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करके क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल ये वाली दे दें, सोडियम जो है ना ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो कर रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है जी, लूज कर दिया है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसी में से आपके पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल रूल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखें, व्हाई ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल रूल, इज नॉट यूनिवर्सल रूल। व्हाई ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल रूल, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये भी आप अपने पास लिख लें। देखें आंसर में लिखेंगे, ए रूल इज कॉल्ड यूनिवर्सल रूल, a rule is called universal rule which can be applied on every atom or substance। ठीक है, a rule is called universal rule which can be applied on every atom or substance। वो वाला रूल यूनिवर्सल रूल कहलाता है जो किसी भी एटम और सब्सटेंस के ऊपर क्या किया जा सके, अप्लाई किया जा सके। लेकिन बट ऑक्टेट रूल is not a universal rule because there are some substances like PCl5, SF6 and BF3 don't follow this rule, क्या लिखा है बेटा मैंने आपके सामने, ए रूल इज कॉल्ड यूनिवर्सल रूल विच कैन बी अप्लाइड ऑन एवरी एटम और सब्सटेंस, but octet rule is not a universal rule because there are some substances like PCl5, SF6 and BF3 which don't follow this rule, तो ये इसकी आपके पास रीजन है प्रॉपर, तो ये आपने अपने पास क्या कर लेनी है, सेव कर लेनी है।
ठीक है बेटा, कि जो हमारे पास ऑक्टेट रूल है उसको हम यूनिवर्सल रूल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे पास 3 सब्सटेंसेस ऐसे हैं, कौन कौन से? PCl5, SF6 एंड BF3। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। अब देखिए, इसको फिर यूनिवर्सल रूल तो नहीं कह सकते ना। यूनिवर्सल रूल तो वो होता है जिसको जहां पर भी अप्लाई कर लें वो क्या हो जाए? एप्लीकेबल हो जाए। लेकिन ये तो ऐसा रूल है जिसको हम जो है ना देख रहे हैं कि 3 ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिनको ये जो है ना जो कि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्टेट रूल है वो यूनिवर्सल रूल नहीं है। उसके बाद बेटा आपके पास ये देखें, कौन सी हेडिंग थी? काजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। काजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, उसमें से जितने भी आपके पास जो है ना अच्छा बेटा, एक बच्चे का सवाल आ गया है कि जो है ना जो डुप्लेट रूल होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। वो बेटा आपके पास देखें, कम एलिमेंट्स हैं जिनके जो है ना एटॉमिक नंबर 3 होंगे या 2 होंगे, वो इस रूल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। और ऑलमोस्ट ये वाला जो रूल है डुप्लेट रूल, ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रूल कहलाता है। लेकिन जो ऑक्टेट रूल है इसमें उसने आपको बता दिया है कि ये 3 जो है ना हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि जो है ना यूनिवर्सल रूल को फॉलो नहीं करते। अच्छा बेटा, अब बता रहा था आपको इसमें से जितने भी ये पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन थे ये आपको मैंने क्या कर दिए हैं? लिखवा दिए हैं। और ये अपने पास क्या कर लें? इसको लिख लें बुक के ऊपर। उसके बाद बेटा आपके पास जो है ना नेक्स्ट जो आता है वो आता है काजेज जो है ना इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। काजेज वाली बात तो हो गई है। नेक्स्ट जो है ना आपके पास आता है इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें से भी जो है ना हमने किसकी बात करनी है कि जब भी एटम बॉन्ड बनाते हैं तो कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस आती हैं इनके दरमियान। इसी को हम कहते हैं इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी को बोलते हैं इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसका जो है ना आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है, देखिए टॉपिक हो जाएगा इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है कि जब भी बॉन्ड बनता है ना, जब भी बॉन्ड बनता है उस दौरान कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस आती हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या चीज? इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसमें सबसे पहले बेटा आपके पास जो है ना डेफिनेशन है किस चीज की? बॉन्ड डिस्टेंस की, या इसी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ठीक है बेटा। या इसी को याद रखना है, हम कहते हैं कंप्रोमाइज डिस्टेंस। कंप्रोमाइज डिस्टेंस। 3 नाम हो गए किसके? आपके पास जो बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, कंप्रोमाइज डिस्टेंस, ये 3 नाम है। इन्हीं की हमने क्या करनी है? डेफिनेशन करनी है। द डिस्टेंस between the centers, the distance between the centers of bonded atoms at which they become stable by decreasing their potential energy. By decreasing their potential energy is called
bond distance is called bond distance। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन अपने पास आप लोग लिख लें। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बॉन्डेड एटम at which they become stable by decreasing their potential energy is called bond distance, bond length या compromise distance। For example, bond distance of hydrogen is 75.4 picometer। ठीक है बेटा, जो आपके पास हाइड्रोजन का बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास होता है 75.4 पिकोमीटर। चलें बेटा, यहां तक ये बात हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो बॉन्ड डिस्टेंस है उसको हम कंप्रोमाइज डिस्टेंस क्यों बोलते हैं, और इसी के अंदर हमने बात करनी है कि हमारे पास एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, वो भी हम देखेंगे। ये अपने पास आप लोग लिख लें। The distance between the centers of bonded atom at which they become stable by decreasing their potential energy is called bond distance। और हाइड्रोजन के केस में कितना है, 75.4 पिकोमीटर। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम हम ये बात करेंगे। चले बेटा, अस्सलाम वालेकुम।